नमस्कार। मैं विनोद सर दीक्षा क्लासेस से दीक्षा क्लासेस के नए यूट्यूब चैनल प्रतिज्ञा जीएस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस कोरोना जैसी महामारी में भगवान आपको स्वस्थ एवं खुशहाल रखे। जैसा हम लोगों ने कल अकबर के बारे में पढ़ा, अकबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, उसी अध्ययन को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने अकबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अध्ययन की थी। जैसे अकबर का जन्म, तो अकबर का जन्म हमने आपको कल बताया कि 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में राणा वीर साल के महल में हुआ था। राणा वीर साल के महल में ही क्यों हुआ था, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने कल की थी कि जिस समय हुमायूं दिल्ली की सत्ता खो दिया था, तो दिल्ली की सत्ता खोने के बाद हुमायूं राणा वीर साल के महल में ही शरण लिया था। जिस समय अकबर का जन्म हुआ था, उसी समय अकबर के जन्म का समाचार हुमायूं को एक उसका सूबेदार है या कहिए एक मुगल सरदार है तारदी बेग, एक उसका सरदार है जिसका नाम है तारदी बेग। तारदी बेग ने ही अकबर के जन्म का समाचार हुमायूं को कहाँ सुनाया था? अमरकोट से दूर जब वह ठट्टा व बखर अभियान पर था। कल इसकी चर्चा हुई थी। इसके माता के बारे में हमने आपको बताया था। इसकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम, जिसे मरियम मकानी के नाम से भी जाना जाता था। तो हम लोगों ने ढेर सारी चर्चाएं कल की क्लास में की हुई थी। अब उसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग कल बैरम खां का संरक्षण, बैरम खां का संरक्षण और जो ये संरक्षण की अवधि मानी जाती है 1556 से 60 ईस्वी तक, इसके बारे में भी हम लोगों ने कल थोड़ी बहुत चर्चा की हुई थी। इसी चर्चा को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमने आपको बताया कि जो 1556 से 60 ईस्वी का काल है, यह बैरम खां का काल माना जाता है, बैरम खां के संरक्षण का काल माना जाता है। इस अवधि में अकबर बैरम खां के संरक्षण में अपना शासन चलाया था कुछ समय के लिए, मतलब 4 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए उसने 1556 से लेकर 60 ईस्वी तक अपना शासन चलाया था। किसके नियंत्रण में, किसके संरक्षण में? तो वो थे बैरम खां, जिसे अकबर खान बाबा कहकर भी पुकारा करते थे। ठीक है, आगे चलिए। हमने आपको बताया था कि ये जो बैरम खां था, ये कहाँ का निवासी था? तो ये कहाँ का निवासी था? बदकशा का निवासी था। कौन? बैरम खां बदकशा का निवासी था। बैरम खां ने अपनी शिक्षा बल्ख से प्राप्त की हुई थी और यह जो था, यह शिया मत का अनुयायी था। बड़ी रोचक बात है, ध्यान दीजिएगा। बैरम खां था, जो बैरम खां था, यह शिया मत का अनुयायी था, जबकि अकबर के दरबार में जो अधिक दरबारी थे या उसके जो अंदर का अनेक जो अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, वह सुन्नी मत के थे, सुन्नी संप्रदाय के थे। ठीक है। अब जो यह बैरम खां था, जो शिया मत का था, इसी ने सुन्नी मत का एक सूबेदार है, मुगल सूबेदार, जिसका नाम है तारदी बेग। इस तारदी बेग की हत्या किसने की थी? बैरम खां ने की थी, जो सुन्नी समुदाय का था, सुन्नी संप्रदाय का था। तो इसीलिए
मुगल दरबार में बैरम खान के खिलाफ सुन्नी मत के अनेक मतानुयायी इसके खिलाफ हो गए और इसके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचने लगे। और इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। देखिए, बैरम खान के खिलाफ षड्यंत्र होने लगा। इस षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप आगे चलकर बैरम खान ने अकबर का विरोध भी किया। और इसी मद्देनजर आगे चलते हुए जो बैरम खान था, बैरम खान वह अकबर की सेना के मध्य, बैरम खान वो अकबर की सेना के मध्य एक युद्ध लड़ा जाता है। कहाँ पर लड़ा जाता है? तिलवाड़ी। कहाँ लड़ा जाता है? तिलवाड़ी में, तिलवाड़ी नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें मुगल सैनिकों ने बैरम खान को बंदी बनाया और बंदी बनाकर अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया। जब अकबर के समक्ष बैरम खान को लाया जाता है तो बैरम खान के समक्ष अकबर 3 प्रस्तावों को रखता है। वो 3 प्रस्ताव क्या थे वो देखेंगे हम लोग। 3 प्रस्तावों को बैरम खान के सामने रखा गया और वे 3 प्रस्ताव थे क्या? तीनों प्रस्ताव को देख लीजिए। 3 प्रस्ताव में जो पहला प्रस्ताव रखा गया कि बैरम खान चंदेरी या कालपी की सूबेदारी, चंदेरी अर्थात कन्नौज या कालपी की सूबेदारी ले ले। दूसरा क्या था? या वह मुख्य सुरक्षा सलाहकार बन जाए, मुख्य सुरक्षा सलाहकार बन जाए। या वह जो तीसरी शर्त थी, तीसरी शर्त उसकी यह थी कि मक्का की यात्रा पर चला जाए। ये 3 शर्तें, ये 3 प्रस्ताव अकबर ने बैरम खान के समक्ष रखे। बैरम खान ऊपर के 2 प्रस्तावों को ठुकरा देता है और जो तीसरा प्रस्ताव था मक्का पर जाने की यात्रा, मक्का पर जाने की यात्रा, इस प्रस्ताव को वो बैरम खान स्वीकार कर लेता है। जब वह मक्का की यात्रा पर चलता है तो गुजरात में मार्ग में ही गुजरात में एक स्थान है, मार्ग में ही गुजरात में एक स्थान है और वह स्थान है पाटन। वह स्थान कौन सा है? पाटन। इसी स्थान पर बैरम खान की हत्या कर दी जाती है और उस बैरम खान की हत्या करता कौन है? मुबारक खान। मुबारक खान नामक एक पठान है जो बैरम खान की हत्या कर देता है। कहाँ पर? गुजरात में पाटन नामक स्थान पर। और यह हत्या हुई कब थी? इस डेट को भी जानते रहिए। 31 जनवरी 1561 ईस्वी को, 31 जनवरी 1561 ईस्वी को बैरम खान की हत्या कर दी जाती है। और यह हत्या किसने की थी? तो ये पठान का नाम मिलता है और उस पठान का नाम क्या है? मुबारक खान। और मुबारक खान ने बैरम खान को मारा क्यों? इसकी भी एक इतिहास में चर्चा मिलती है। इसकी भी एक, इसके पीछे भी एक कारण है और वह कारण क्या है? जब 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा 15 मई 1555 एडी को मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में, और यह युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? यह युद्ध लड़ा गया था हुमायूं और अफगानों के मध्य। मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा गया था 15 मई 1555 ईस्वी को। इसी युद्ध में बैरम खान ने मुबारक खान जिन्होंने बैरम खान की हत्या की, कहाँ पर? पाटन में। हत्या करने का कारण यह था कि
बैरम खान ने मुबारक खां के पिता की हत्या कर दी थी। किसी युद्ध में, मछलीवाड़ा के युद्ध में उसकी हत्या कर दी थी। इसी कारण बैरम खां की हत्या करता है पाटन में कौन? मुबारक खां नामक एक पठान। जब बैरम खां की हत्या हो जाती है तब उसकी विधवा पत्नी सलीमा बेगम, कौन? सलीमा बेगम, सलीमा बेगम, सलीमा बेगम के साथ अकबर ने निकाह कर लिया। क्या कर लिया? जो बैरम खां की मृत्यु के बाद बैरम खां की विधवा पत्नी सलीमा बेगम के साथ अकबर ने निकाह कर लिया और उसके पुत्र अब्दुल रहीम, उसके पुत्र अब्दुल रहीम, उसके पुत्र अब्दुल रहीम को राजकीय संरक्षण प्रदान किया और आगे चलकर इसी अब्दुल रहीम को अकबर ने बैरम खां की पदवी खान ए खाना प्रदान की। जो बैरम खां की पदवी थी खान ए खाना की, इस खान ए खाना की उपाधि अब्दुल रहीम को प्रदान की गई अकबर के द्वारा, जो बैरम खान की ये पदवी थी। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछा जाता है कि अकबर ने किसे फरजंद की उपाधि प्रदान की थी। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि अकबर ने किसे फरजंद की उपाधि प्रदान की गई थी। तो इसे आप लोग नोट करके लिख लेंगे, नोट करके लिखेंगे कि अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे जितने भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन टीजीटी हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फरजंद की उपाधि अकबर ने किसे दी थी। तो फरजंद की उपाधि अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को प्रदान की थी। ठीक है, ये तो था किसका? बैरम खां का संरक्षण का काल, जो 1556 से 60 ईस्वी तक माना जाता है। आगे चलिए हम लोग चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण युद्ध पानीपत के द्वितीय युद्ध की तरफ, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो लड़ा गया था, कब लड़ा गया? तिथि 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। कहाँ लड़ा गया था? स्थान है आपका पानीपत के मैदान पर, पानीपत। और यह पानीपत का मैदान वर्तमान में कहाँ पर है? हरियाणा, हरियाणा। किसके मध्य लड़ा गया यह युद्ध? तो यह युद्ध लड़ा गया था अकबर बनाम हेमू के मध्य। तो यह जो युद्ध लड़ा गया था वह युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? अकबर व हेमू के मध्य लड़ा गया। परिणाम क्या हुआ इस युद्ध का? इस युद्ध में अकबर क्या होता है? अकबर विजयी होता है, अकबर विजयी। ठीक है, तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था यह 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के मैदान में, जो हरियाणा में है, लड़ा गया। और यह जो युद्ध लड़ा गया था, यह लड़ा गया था बैरम खां, यह युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के मध्य। ठीक है, इस युद्ध में विजयी कौन हुआ? इस युद्ध में विजयी होता है अकबर। अब ये तो थी बेसिक जानकारी जिसे आप लोग को हर हाल में जानना ही है। अब इससे अंतर्गत जो डीप में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं विस्तार पूर्वक, इसकी हम लोग चर्चा अब करते हैं। एक इतिहासकार का नाम मिलता है
आरपी त्रिपाठी। इस युद्ध के बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार आरपी त्रिपाठी का कहना है कि ये इस युद्ध में हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी, जबकि अकबर की विजय एक दैवी संयोग था। आगे चलिए, अब चलते हैं इसके बारे में। पानीपत द्वितीय का जो युद्ध था, इसकी पृष्ठभूमि कैसे रखी गई, इसकी थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो जब हुमायूं की मृत्यु हुई, हुमायूं की मृत्यु का समाचार जब हेमू को प्राप्त होता है, हुमायूं की मृत्यु का समाचार जब हेमू को प्राप्त हुआ, तब हेमू ने एक विशाल सेना को लेकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। किसकी ओर? दिल्ली पर अधिकार करने के लिए उस तरफ प्रस्थान करता है। रास्ते में हेमू ने आगरा पर अधिकार कर लिया। कहां पर कर लिया? आगरा पर अधिकार कर लिया। किसने? हेमू ने। उस समय आगरा में का जो मुगल सूबेदार है इस्कंदर खां था। हेमू आगरा पर अधिकार कर लेता है और दिल्ली की तरफ प्रस्थान करता है। जिस समय वो दिल्ली पर पहुंचा, उस समय वहां मुगल सूबेदार कौन था? उस समय मुगल सूबेदार था तारदी बेग। दिल्ली में कौन मौजूद था? उस समय दिल्ली में मौजूद था तारदी बेग। इस तारदी बेग ने हेमू का वीरतापूर्वक मुकाबला किया। अंततः वह इस्कंदर खां के साथ भागकर पंजाब चला गया। जिस प्रकार हेमू का दिल्ली पर अधिकार हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है और नोट भी कर लीजिएगा आप लोग कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला या दिल्ली मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू शासक कौन था? तो वह कौन था? हेमू। फिर इस दिल्ली पर अधिकार करने के बाद उसने एक उपाधि धारण की। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद हेमू ने एक उपाधि धारण की थी। वह उपाधि थी विक्रमादित्य। इसे नोट कर लीजिएगा, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है। हेमू मध्यकालीन इतिहास में या यूं कहिए पूरे भारतीय इतिहास में एकमात्र हिंदू शासक था जो हेमू था। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां व अंतिम हिंदू शासक था। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। तो क्या कहेंगे कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां और अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू था। कौन था? हेमू था। अब आगे चलिए। जब हेमू का दिल्ली पर अधिकार हो जाता है, तब इसकी सूचना अकबर और बैरम खां को जालंधर में प्राप्त होती है। जालंधर में हेमू के दिल्ली पर अधिकार की सूचना बैरम खां और अकबर को जालंधर में प्राप्त हुई। और जैसे ये प्राप्त हुई तो अकबर और बैरम खां दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। उस क्रम में कई मुगल पदाधिकारियों ने या कहिए कई मुगल सरदारों ने अकबर को काबुल और कंधार जाने की सलाह दी। कहाँ? काबुल और कंधार जाने की सलाह दी। क्योंकि उस समय जो हेमू था वह अत्यधिक वीर था। उसकी वीरता के चर्चे सुनकर मुगल सेना के होश उड़े हुए थे, ठीक है। उसी क्रम में कुछ सरदारों ने उसे सलाह दी कि आप काबुल या कंधार चले जाइए, लेकिन बैरम खां और अकबर ने अपने सैनिकों का मनोबल उठाते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। परिणामतः हेमू और मुगल बादशाह अकबर की सेना के मध्य पानीपत के मैदान में एक युद्ध हुआ, जो भारतीय इतिहास में पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में अकबर क्या होता है? विजयी होता है। हेमू बड़ी वीरता पूर्वक अकबर का सामना करता है,
लेकिन अंततः उसकी आंख में तीर लग जाने के कारण वह घायल हो जाता है और पराजित हो जाता है और उसे बंदी बनाया जाता है। बंदी बनाने के बाद हेमू को बंदी बनाया जाता है। बंदी बनाने के बाद अकबर के सामने लाया जाता है, जहां बैरम खान ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। हेमू की हत्या के बारे में या हेमू के वध के बारे में कुछ इतिहासकारों ने विभिन्न मत दिया है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अकबर ने इसका सर धड़ से अलग किया, लेकिन एक इतिहासकार का नाम मिलता है अबुल फजल। एक इतिहासकार का नाम मिलता है अबुल फजल। इनका मानना था कि अकबर ने हेमू की दयनीय स्थिति को देखते हुए तलवार जमीन में फेंक दिया। फिर हेमू को कुछ दूर लाया जाता है, जहां ईंटे की दीवार खड़ी कर बैरम खान ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि हेमू का वध किसने किया था, तो हेमू का वध किया था बैरम खान ने, तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में, वो आप लोग जानते रहिए। हेमू के बारे में कहा जाता है, थोड़ा सा हेमू के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अगर हेमू के बारे में कहा जाए तो हेमू का जो मूल नाम था वह